मेरा नाम रमेश है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, लेकिन सबसे बड़ा पाप किया था कि मैं मासूम और कम उम्र के बच्चों से भीख मंगवाता था। मुझे पता था मैं बहुत गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था। इस काम में मेरी अच्छी भली कमाई हो जाती थी, काली कमाई हो जाती थी। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे एक छोटी सी बच्ची वहां पर खड़ी हुई मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं लगातार रोजाना एक हफ्ते से उसे लड़की को वहां उसे सड़क पर खड़े हुए देखा था। आज भी मैं उसे लड़की को ही देख रहा था। वह एक छोटी सी लड़की थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरे काम में उसका कोई ना कोई काम निकल ही आता। इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम यहाँ रोज क्यों खड़ी होती हो। वह बच्चे कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तब भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वह लड़की कुछ नहीं बोली। वह सिर्फ चुप ही खड़ी रही। शायद वह गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने उससे कहा कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, तो उसने हाँ का इशारा करते हुए अपना सर हिला दिया। शायद इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चों की ही तलाश होती थी। मैं उसे अपने घर लेकर आया और उसे रात का खाना खिलाया। उसके बाद वह सुकून से सो गई। सुबह होते ही मैंने उससे कहा कि जल्दी उठो और अपने काम पर लगो। मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे अजीब सी नजरों से देख रही है, जैसे देखा तो मेरी तरफ ही रही है, लेकिन सोच कुछ और रही है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से मुझे पक्का अंदाजा हो गया था कि वह बोल नहीं सकती, मगर मुझे उसे पर कोई रहम नहीं आया। मैं भी तो उसको यहाँ बैठकर नहीं पाल सकता था। मैंने कहा कि क्या मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ, या मुझे कोई बच्चों को पालने का शौक है। मामूली सी बात है, अगर यहाँ खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे तरीके से काम करोगी तो तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा और यहाँ रहने की जगह भी मिलेगी, साथ में खाना भी मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसी तरह की शक्ल बनाकर बाहर जाना। जिस तरह से मुझे देख रही हो। उसकी आंखों में हैरान और चेहरे पर दुख था। मैंने बाकी के बच्चों को भी जगाया और कहने लगा कि सारे बच्चों उठो और काम पर लगो। दरअसल मैं छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का काम किया करता था। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था। उन लोगों को भी खाना खिलाता था, कपड़े भी लाकर देता था और त्योहार पर घूमने भी ले जाता था। वैसे भी अनाथ बच्चे थे जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। मैंने उन बच्चों को कहीं से अगवा नहीं किया था कि बच्चे मुझे इसी तरह मिले थे जैसे आज ये लड़की मुझे मिली है, जिसका नाम मीनू था। कहते हैं कि इस धंधे में बच्चों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन आजकल की आवाम तो इतनी गरीब हो गई है कि बच्चों को भी भीख नहीं देती। ये लोग अच्छी कमाई करके नहीं ला रहे थे। मैंने लोगों को रखने के लिए एक घर लिया हुआ था, और इतने सारे बच्चों का खाना बनाना भी कोई आसान बात नहीं थी। हालांकि वह अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जितना खाना मैं उनको देता था उतना ही चुपचाप खा लेते थे, लेकिन फिर भी खाना बनाना तो मुझे ही पड़ता था। मेरे खर्चे ज्यादा थे और आमदनी बहुत ही कम थी। मैं काफी परेशान था कि क्या होगा और किस तरह से होगा। ऐसा लगता था कि यह धंधा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं उन बच्चों को कहाँ लेकर जाता, क्या मैं उनको बेच देता। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता था। मेरे सीने में भी दिल था, मेरे कोई बच्चे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं उन बच्चों को अपने बच्चे समझता था। अगर ऐसा होता तो उनसे इतना घटिया काम कभी नहीं करवाता। लेकिन जैसा भी था, बस यही मेरा कारोबार था, और एक इंसान के लिए उसका कारोबार ही सब कुछ होता है। मैं शादी भी करना चाहता था, लेकिन कोई भी औरत किसी खाली इंसान से शादी नहीं कर सकती। आजकल की औरतों के भी बहुत खर्च है। मैं काफी परेशान बैठा था। बच्चे शाम को अपनी कमाई लाकर एक डिब्बे में डाल रहे थे। मुझे बार बार सिक्के गिरने की आवाज आ रही थी। मैं सोचता था आजकल सिक्कों से क्या होता है, किसी को भी नोट नहीं मिले थे। जब वह मीनू नाम की लड़की आगे बढ़ी और उसने अपना कटोरा डब्बे में लौटा तो सिक्कों की भी आवाज नहीं आई। मैं दूर बैठा था और मैंने अपना सर पड़ा हुआ था कि यह क्या हो गया। ये लड़की तो बिल्कुल ही खाली हाथ आई है, ये तो मेरा बहुत ही नुकसान करवा देगी। मैं उसके पास गया और जाकर कहने लगा, तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी शक्ल तो इतनी मासूम है कि हर कोई तुझे पैसे देने को तैयार
हो जाए कैसे भोली सी सूरत बनाई हुई है तूने। 1 रुपया भी रुपए नहीं लेकर आई, शर्म आनी चाहिए तुझे। बाकी बच्चों को देख, अगर तूने इसी तरह काम किया तो मैं तेरा खाना पीना सब कुछ बंद कर दूंगा, फिर पड़ी रहना एक तरफ को भूखी प्यासी। मैं बाकी बच्चों को भी इसी तरह से धमकी दिया करता था ताकि वह मेरे धमकियों में आकर डर जाए। जब मेरे पास ही खड़े एक बच्चे ने कहा, साहब जी आप इसे क्यों डांट रहे हैं, एक बार आप इसका डब्बा तो देखिए, ये तो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आए हैं। मैं उसे बच्चों की बात सुनकर हैरान रह गया और फौरन ही आगे बढ़कर उसके डब्बे की तरफ देखने लगा तो उसके अंदर नोट भरे पड़े थे जो मीनू के डब्बे से लौट गए थे। मैंने उसको हैरान होकर देखा और उसे कहा कि तू तो बड़ा अच्छा काम करके आई है। ये सब देखकर मैं काफी खुश हुआ। खुशी की वजह से मैंने उसके सर पर हाथ भी रखा, लेकिन वो मुझे देखकर मुस्कुराई तक नहीं। उसकी आंखों में अजीब तरीके की उदासी थी, वह बिल्कुल भी बोलती नहीं थी। ऐसा लगता था कि कुछ कहना चाहती है। वैसे तो वह थोड़ी बहुत इशारों में बातें कर लिया करती थी और बस फटी फटी आंखों से सबको देखती रहती थी। उसके गूंगेपन की वजह और उसकी मासूमियत देखकर ही तो मैं उसको अपने धंधे में लाना चाहता था। मैं सोचता था कि ऐसी रोनी सूरत को तो हर कोई पैसे दे देगा और शायद मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। मैंने बाकी के बच्चों को कहा कि यह भी तो वहीं पर गई थी जहां पर तुम लोग जाते हो, फिर यह इतने सारे पैसे कम कर लेकर कैसे आए और तुम लोग सिर्फ सिक्के उठा कर आ गए। सारे के सारे बच्चे सर झुका के खड़े हो गए। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। मीनू मेरे पास रोज ढेर सारे पैसे लेकर आई थी और मैं बाकी सब बच्चों को डांटा था कि वह इतने सारे पैसे लेकर आती है तो तुम लोगों को कोई पैसे क्यों नहीं देता। जिस सड़क पर सारे बच्चे जाते थे वह एक ही तो सड़क थी, वह में सड़क थी जहां से ज्यादा गाड़ियां और भीड़ भाड़ गुजरती थी। उसे रोड को माल रोड भी कहा जाता था। उसे रोड पर ज्यादातर अमीर लोग गुजारा करते थे, इसीलिए ज्यादा पैसे दिया करते थे। तब मुझे एक बच्चे ने कहा कि यह तो कहीं पर भी भीख नहीं मानती है, ये तो हमारे साथ जाती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि यह कहाँ जाती है और जब हमारे वापस आने का वक्त हो जाता है तो यह अचानक से ही वापस आ जाती है और इसके पास ढेर सारे पैसे भी होते हैं। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वह भीख नहीं मांगती तो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती है कि अपने घर वालों के पास जाती है, उनसे लेकर आती है। लेकिन जाहिर है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर जिस हालत में मुझे वह मिली थी उससे तो यही जाहिर हो रहा था कि वह अनाथ है। और जब मैं उससे पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप है, तब भी उसने मुझे इशारे से मना करते हुए ही बताया था कि उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेली है। मुझे उसे बच्चों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है, शायद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह मीनू जितने पैसे नहीं कमा पाता। लेकिन बात तो वाकई अजीब थी, वह बाकी बच्चों से ज्यादा पैसे लेकर आई थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम कहाँ जाती हो, तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि जहाँ पर बाकी सब बच्चे जाते हैं तुम भी वहीं पर जाती हो ना, या फिर कहीं और जाती हो। उसने बस इस बात के जवाब में नहीं में सिर हिलाते हुए कहा। इसका मतलब था कि वह भी वहीं जाती थी जहां बाकी सारे बच्चे जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि बच्चे बोल ही नहीं पाती है, शायद इसीलिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन फिर मैंने उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, वह सुन तो सकती थी और इशारों में बातें भी कर सकती थी। इसका मतलब कि वह गूंगी है, लेकिन दूसरों को इशारे से अपनी बातें समझ सकती है। उसको आए हुए 1 हफ्ता होने वाला था और वह सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रही थी। इतने पैसे तो आजकल कोई भी बच्चा लेकर नहीं आता था, इसलिए मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोचने लगा इसका पीछा करना चाहिए, पता तो चले कि आखिर ये करते क्या है। मेरे दिमाग में काफी सारी बातें आ रही थी, ऐसी ऐसी बातें भी आ रही थी जो शायद मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। हमारी दुनिया तो ऐसी ही है और मैं इससे ज्यादा बुरी कहानी सुनी और अच्छी भी थी, इसलिए सोच रहा था और तरह से ही सोच रहा था। मैं अगले दिन ही उसके पीछे जाने की प्लानिंग बना रहा था और जब मैं उसके पीछे जाने की कोशिश की तो अचानक से सामने मकान मालिक ने आकर मुझे रोक लिया और उसने कहा कि तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। एक तो तुम इस तरह का काम करते हो, ऊपर से किराए में भी देरी कर देते हो। अगर मैं पुलिस को बता दिया कि यहाँ
पर यह सब कुछ हो रहा है तो फिर सोच लो कि तुम्हारी क्या हालत होगी। यह बात सच है कि तुमने इन बच्चों को अगवा नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस को बता दिया जाए कि तुम बच्चों को अगवा करते हो तो पता नहीं कितने साल तुम्हें जेल की चक्की पिसते पिसते हो जाए। और वैसे भी पुलिस को कौन यकीन दिलाएगा कि तुम बच्चों को अगवा नहीं करते। पुलिस तो तुम्हारे ऊपर बच्चे अगवा करने का ही केस डालेगी। मैं हैरान था कि आजकल हर इंसान अपनी जगह पर शैतान बना हुआ है। अब मैं उसे मकान मालिक से क्या कह सकता था। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको सारे दे दिए और कहा कि बाकी के पैसे भी दे दूंगा, लेकिन दोबारा इस तरह की धमकी मत देना। जब उसके हाथ में पैसे कमाए तो उसका तो अंदाज ही बदल गया। उसने कहा कि रमेश भैया फिक्र ही मत करो, ऐसी कौन सी बात है, घरवाली ही तो बात है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वह चला गया। मैं मीनू के पीछे जाना चाह रहा था लेकिन जा नहीं पाया और रात को कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया। जब उसने अपने डब्बे को लौटा तो उसके अंदर 500 के काफी सारे नोट थे। मैं तो हैरान रह गया। हैरानी इस बात की थी कि किसी भी बच्चे को इतने पैसे नहीं मिले थे जितने मीनू लेकर आई थी। ये बच्चे गूंगी थी, मुझे लगता था कि शायद भीख देने वाले लोग भी अंधे हो गए हैं। मैंने उससे कहा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले और किसने दिए। वह चुपचाप खड़ी हुई, मेरी बातें सुनती रही। मैं दोबारा उससे पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए, कौन देता है तुम्हें इतने सारे पैसे। मैंने उसके हाथ में वह सारे पैसे रखे और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये पैसे तुम्हें किसने दिए। उसने इशारे से गार्डन हिलाते हुए कहा नहीं था कि पैसे उसे कैसे मिले। वह देरी सहमी हुई वहीं खड़ी रही और उसने वह सारे पैसे वापस ही डिब्बे में डाल दिए। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या करती हो और कहाँ जाती हो। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे देते हैं तो बाकी बच्चों को भी वहाँ पर लेकर जो। मैंने अपनी तसल्ली के लिए फिर उसे दोबारा पूछा कि तुम कहाँ जाती हो, जहाँ ये बच्चे जाते हैं वहीं जाती हो ना। उसने इशारे से कर हिलाते हुए कहा हाँ। इसका मतलब था कि वह उन्हें बच्चों के साथ जाती है, लेकिन जिस बच्चे ने मुझे उसकी खबर बताई थी वह तो अभी भी नाम में सिर हिला रहा था। मैंने उसे बच्चों को अकेले में ले जाकर पूछ तो उसने मुझे बताया कि यह झूठ बोल रही है, ये कहीं और जाती है, वहां से इतने सारे पैसे लेकर आती है और हमें नहीं पता ये कहाँ जाती है। मुझे भी यही लगता था कि मीनू झूठ बोल रही है। अब इसका एक ही तरीका था कि इसका पीछा किया जाए और अभी तो मैं इस बात पर खुश था कि मीनू ने 500 के नोट के अलावा आज टोटल 25,000 रुपये कमाए थे। जो पैसे मैंने मकान मालिक को दिए थे, यूँ समझो कि वह भी मेरे पास आ गए थे और कुछ पैसे बच भी गए थे। ये लड़की तो बड़े काम की थी, जो भी कर रही थी पर बहुत ज़्यादा पैसे कम कर लेकर आ रही थी। लेकिन मुझे उसके बारे में जानना भी जरूरी था ताकि मुझे पता तो होता ये कौन सा काम कर रही है। अगले दिन मैंने उसका पीछा करने का इरादा कर लिया। वह सारे बच्चों के साथ ही निकली थी लेकिन अचानक से गायब हो गई थी। मैं भी उसका पीछा करने लगा। मैंने उसको पता नहीं लगने दिया कि मैं भी उसके पीछे हूँ। वह बस चलती ही जा रही थी, ऐसा लगता था जैसे उसे सारे रास्ते याद हो और वह इतनी छोटी सी बच्ची बिल्कुल भी गलत रास्ते पर नहीं जा रही थी। वहां से वह एक खुले हुए इलाके में चली गई जहां आसपास 2-3 घर थे। कुछ घरों की वेबसाइट थी और कुछ घरों के में दरवाजे भी थे। यहाँ पर एक पेड़ भी लगा हुआ था, एक छोटा सा पार्क था, लेकिन इस जगह पर कोई आता जाता नहीं था क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ही खराब थी। वह जाकर उसे पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने ऐसे ऐसे करतब दिखाने शुरू कर दिए कि थोड़ी देर बाद ही लोग उसको पैसे देने लगे। मैं वहाँ खड़ा हुआ डर से ही सब कुछ देख रहा था। लोग खुद ही उसकी तरफ आ रहे थे और उसको पैसे दे रहे थे। वह आखिर क्या कर रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कभी नाचती, कभी कोई करतब दिखाती। वह क्या कर रही थी यह सब मेरी समझ से बाहर था, लेकिन लोग फिर भी खुश होकर उसे पैसे दे देकर जा रहे थे। इतनी मासूमियत से वही सब कुछ कर रही थी कि लोग उसे पर फिदा होकर उसे पैसे देकर जा रहे थे। शायद जो हुनर उसके अंदर था वह बाकी बच्चों के अंदर नहीं था, इसलिए वह और बच्चों से ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा नाच रही थी और कौन से करतब दिखा रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा था ताकि मैं भी उसे ये सारी चीज़ सीख जाऊं। तो कुछ बोल नहीं रही थी, बस आंखें बंद करके जो उसके दिल
मैं आ रहा था, किया जा रही थी उसके लिए कारनामे देखकर जो भी वहां पर आ रहा था खुशी से खिलखिला उठा और सभी उसे पर मेहरबान होने के लिए तैयार हो जाते। वहां पर बहुत सारी भीड़ लग चुकी थी, लोग आते और उसके डब्बे में ढेर सारे पैसे डालकर चले जाते। फिलहाल ये लड़की जो कुछ भी कर रही थी, मैंने सोचा कि यह सब मैं भी करता हूँ और बाकी के बच्चों को भी यही सिखाऊंगा ताकि वह भी इसी की तरह ढेर सारे पैसे लाने लगे। उसके बाद वह थक गई तो थोड़ी देर बाद उसने अपने डब्बे को सीने से लगाया और उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गई। अब मुझे पता चला कि यह क्या कर रही थी। जाहिर है जब उसके सारे पैसे बन गए थे तो उसे और ज्यादा काम करने की क्या जरूरत थी, जबकि बाकी बच्चे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम किया करते थे, लेकिन इसका काम तो पूरा हो गया। तो इसलिए यह महारानी यहाँ पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगी। मैंने अपने दिमाग में सारी बात बैठा ली थी कि उसने क्या क्या किया, क्योंकि यही सब मुझे भी आजमाना था। बस जब मैं ये सब कुछ खुद करने जाऊं तो मुझे सारी बातें याद रहेगी। आखिर उसने यहाँ इस पेड़ के पास क्या क्या किया था जिसकी वजह से भीड़ उसे इम्प्रेस हो गई थी। मैं जब ये धंधा शुरू किया था मैं कहीं आता जाता भी नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर पता चल जाता कि उन सब के पीछे मैं हूं तो कोई ना कोई मुझे पुलिस के हवाले करवा ही देता। अभी भी इस दुनिया में काफी सारे लोग मौजूद हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवा कर उनकी कमाई खाते हो। हाँ ठीक है, करता था मैं बुरे काम, लेकिन मैं और क्या करता। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गया था। कमाई का कोई जरिया नहीं था मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था लेकिन बन नहीं सका, क्योंकि जब मेरे पेपर्स हो रहे थे तो मैंने अपने टीचर की गलती उसकी बताई। मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप उसे बच्चों को जानवरों की तरह मार रहे हैं, ये गलत बात है। वह बच्चा है और बच्चों से गलतियां तो होती रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप उसे इस तरह जानवरों की तरह पीट। लेकिन वह टीचर तो मेरे पीछे ही पड़ गया, उसने मुझे फेल कर दिया। मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे टीचर ने मुझे फिर से फेल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरा कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं था जो मुझे अपने पास रख लेता। मैं बचपन से ही अकेला हो गया था, किसी ने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। कभी मैं भी बच्चों को देखकर कहा करता था कि इतने हैट-कैट होकर भीख मांगते हो, पता नहीं इनके पीछे कौन है जो इसे भीख मंगवाता है। और आज मैं भी उनके पीछे खड़ा हुआ एक बड़ा आदमी था, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मुझे भी तो जिंदा रहना था, वरना मैं भूखा मर जाता। मुझे शादी करने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मैं चाहता था अपना घर बना लूं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूं, क्योंकि यह बात तो कोई भी जानता है कि औरत को खुश रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और आजकल की लड़कियों को तो पैसों की ही जरूरत होती है। वह कहती है कि हमारे सारे काम पूरे हो, हमारी जरूरत की सारी चीज हमें वक्त पर दी जाए, कपड़े जूते वगैरह। अगर आप उनको जरूरत की चीज नहीं देते तो आपका घर जहन्नम बन जाता है। औरत के साथ कुछ तो तभी रहा जा सकता है जब हम भी औरत को खुश रखें, और इन सब के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कुछ पैसे जमा भी कर रखे थे। मेरा एक और दोस्त भी था, वह भी इसी काम से जुड़ा हुआ था जो काम मैं करता था। उसने कहा कि जब तुम्हें इन बच्चों की जरूरत नहीं हो और तुम कोई और काम करना चाहो तो ये बच्चे मुझे दे देना। उसके पास मेरे से भी ज्यादा बच्चे थे, लेकिन वह बड़ा ही जालिम था। उन बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, उन पर हाथ भी उठता था, उनको ज्यादा अच्छा खाना भी नहीं देता था, और उसने घर में काफी पाबंदियां लगा रखी थी। वह तो रात में भी उनसे काम करवाया करता था। मैंने भी सोचा था कि मैं कोई और काम शुरू कर दूंगा और यह बच्चे उसको दे दूंगा, मुझे बच्चों के बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। यह सब तो मेरे फ्यूचर के प्लान थे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में इस बच्चे के कारनामे ही घूम रहे थे। मैंने वह सब कुछ जो उसने किया अपने दिमाग में बैठा रखा था। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया ये कौन सी करतब कर रही है, लेकिन इंटरनेट ने भी उसके करतब को नहीं पढ़ा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सारी रात बस यही सोचता रहा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर उसके ऐसा करने पर लोग उसको ढेर सारे पैसे दे जाते हैं तो फिर मुझे खुद भी यह काम करना होगा। मैं अगले
दिन फिर से उसका पीछा किया। इस बार मैंने लोगों पर नजर रखी हुई थी जो लोग उसे पैसे देकर जा रहे थे। उनकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि वह ये काम बहुत ही खुश होकर कर रहे हैं। उनको उसे पैसे देने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लोग तो उसे हजारों रुपए दे देकर जा रहे थे, वरना किसी फकीर को कोई 100 या 50 रुपए से ज्यादा देकर नहीं जाता। आजकल चलो कोई 200 दे देता है, 250 दे देता है, लेकिन यहाँ तो बात हजारों तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए सोने की बात तो थी ही। मैंने 3-4 दिन मीनू का पीछा किया और 3-4 दिन तक मैंने देखा ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं घर से इतनी बार नहीं निकलता था, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे पता करना था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज तुम काम पर नहीं जाओगी। यह बात सुनकर वह थोड़ी परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बाकी बच्चे जाने लगे, लेकिन वह भी मेरे मन करने पर उन बच्चों के पीछे पीछे चलने लगी। मैंने उसको जाते हुए रोक लिया कि मैं तुमसे मना किया था ना, आज तुम काम पर नहीं जाओगी तो फिर इन बच्चों के पीछे क्यों जा रही हो? शायद वह बच्चों के पीछे जाना चाहती थी। मैंने कहा आज तुम आराम करो, अपने घर में ही बैठो। बाकी सारे बच्चे जा चुके थे। वह बड़ी बेचैन थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह भी उनके पीछे चली जाए। काफी देर तक तो दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैं उससे कहा अभी तक तुम अंदर नहीं गई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बस तुम घर के काम करना, घर को साफ रखना, खाना तो वैसे भी नौकरानी बनती है, तुम बस आराम करना। मैं खाना बनाने के लिए एक औरत भी रखी हुई थी जो खाना बनाती थी, क्योंकि बच्चों से खाना नहीं बनता था। मेरे पास ज्यादातर कम उम्र के बच्चे ही थे। वह मुझे फिर से हैरानी से देखने लगी और दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। इसका मतलब था कि क्या वह चली जाए। मैंने उसे गुस्से से देखा और खूब दांत लगे कि तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसकी हुकूमत चलती है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई एक कदम भी घर के अंदर नहीं रख सकता और न ही घर के बाहर। जैसा मैं चाहूँ यहाँ वैसा ही होता है, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप अंदर चली जाओ। मैं कह दिया ना कि तुम आज काम पर नहीं जाओगी। वह मेरी बातों से काफी डर गई थी। मैंने उसके हाथ से उसका डब्बा लेने की कोशिश की, लेकिन वह अपना डब्बा मुझे नहीं दे रही थी। मैंने उसे पर फिर डांट लगाई, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सजा मिलेगी। आज खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, कमरे में बंद करके चला जाऊंगा। इस बात के बाद ही वह बहुत डर गई और उसने अपना डब्बा मुझे दे दिया और फिर मैं घर से बाहर आ गया। जहां पर वह जाया करती थी वहां जाने लगा। मैं रास्ते में सोता हुआ जा रहा था कि वह मुझे अपना डब्बा नहीं दे रही थी और उसका मन भी बहुत था कि वह आज भी कम पर जाए। देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन उसके अंदर अकाल जरूरत से ज्यादा है। वैसे भी वह जो काम करती थी उसके पीछे अकल का ही काम था, वरना बाकी बच्चे तो इस तरह का कुछ भी नहीं किया करते थे। नहीं किया करते थे। मैंने फिर से वह सब याद करने की कोशिश की जो वह किया करती थी, ताकि मैं वहां जाकर भूल ना जाऊं। मैं भी उसी जगह जा रहा था जहां पर मीनू जाकर बैठ करती थी कि आज मैं भी ढेर सारे पैसे कम कर लाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। इन पैसों से मेरे काफी सारे काम हाल हो जाएंगे। मैं इस जगह पर जाकर बैठ गया जहां पर मीनू बैठी थी, पेड़ के नीचे। पहले तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, फिर मैं अचानक ही खड़ा हो गया और मैंने वह काम करना शुरू कर दिया जो मीनू किया करती थी। मुझे अपने चेहरे पर थोड़ी मासूमियत भी लानी थी, क्योंकि मीनू अपने चेहरे पर बहुत मासूमियत रखती है। अब मैं अपना काम शुरू करने जा रहा था। मैंने इसी तरह अपने हाथ पैर हिलाने शुरू कर दिए, जिस तरह मीनू हिलाया करती थी, और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तो ऐसे ही नाच रहा था जैसे मीनू नाच करती थी। मैंने अपना डब्बा जमीन में रख दिया था ताकि लोग आए और उसमें पैसे डालकर चल जाए, और मैं लगातार अपने काम में खो गया था। अचानक ही मुझे अपने आसपास कुछ हलचल नजर आए, लेकिन मैंने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि मीनू भी अपनी आंखें नहीं खोलती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे जैसे मेरे डब्बे में लोग पैसे डालने लगे हैं। मैं मन ही मन खुश हो रहा था और मैं समझ गया कि लोग पैसे डालने लग गए हैं। मेरे दिल में बस यही था कि मैं भी यहाँ रोज ऐसे ही आया करूँगा और खूब सारे पैसे लेकर चला जाया करूँगा, ताकि मेरे पास खूब सारे पैसे जमा हो जाए और बाकी सारे बच्चों को भी यही काम सिखाऊंगा। वह भी यह
काम करेंगे, ऐसे ही कुछ दिनों बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे आसपास खड़े हैं, लेकिन पैसे डालकर तो उनको वहां से वापस चले जाना चाहिए था। फिर मैं रुक गया। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उन्होंने मुझे दबोच लिया। वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें पड़ा है, आज तो तुम अपने दिल से बाहर निकाल कर आए, वरना तो तुम कभी भी बाहर नहीं निकलते थे, और आज तो तुम हो भी अकेले। तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है, चलो अब हमारे साथ। मैं बुरी तरह घबरा गया और वह मुझे पुलिस स्टेशन ले गए। वहां पर जाकर मुझे ऐसी बात के बारे में पता चला कि मैं हैरान रह गया। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। दरअसल यह मीनू उन्हीं की छोड़ी हुई जासूस थी। वह गूंगी बिल्कुल भी नहीं थी, वह भी लगे हुए थे और पुलिस स्टेशन की वेबसाइट भी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। मेरी आंखों के आगे तो लालच की पट्टी बंध गई थी, इसलिए मैं बुरी तरह से फंस चुका था। वह लड़की गूंगी नहीं थी, वह सब कुछ बोल सकती थी। मुझे उसे टाइम समझ जाना चाहिए था जब वह इतनी दूर यहाँ अकेली ही आ जाया करती थी। वह लड़की बहुत चालाक थी, लेकिन उसकी मासूमियत की वजह से मैं कभी उसकी चालाकी का अंदाजा नहीं लग पाया। मैंने सोचा था कि शायद वह यहाँ से रोज आती जाती है, इसलिए उसको रास्ता याद हो गया होगा, लेकिन अब वह लड़की मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने सारे बच्चों को अपने हिरासत में ले लिया और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैं झूठ बोला था कि वह बच्चे मुझे सड़कों पर मिले थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बस मुझे एक दो ही बच्चे सड़क पर मिले थे, बाकी सारे बच्चे मैं अगवा किए थे और कुछ बच्चे मैं इधर उधर से खरीदे थे। मैं बुरा इंसान था और मेरे साथ बुरा ही हुआ। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और बच्चों का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला तो नहीं था मेरे साथ। इन कामों में जितने भी लोग शामिल थे, जितने भी मेरे दोस्त, उन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके पास से भी बच्चे पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए। वह लड़की जो कारनामे करती थी, असल में वह तो कुछ भी नहीं थे। वह लड़की उल्टा सीधा डांस किया करती थी, जिसकी वजह से मैं सोचता था कि लोग उसको इम्प्रेस होकर पैसे दे जाते हैं, लेकिन असल बात तो ये थी कि वह लड़की कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये सब एक प्लान का हिस्सा था। ये सब कुछ मुझे बेवकूफ़ और पागल बनाने के लिए किया गया था, ताकि मैं उन लोगों की पकड़ में आ सकूं, और मैं लालच में आकर उनकी जाल में फंस गया था। ये पता चला कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की ही बेटी है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। इस पुलिस वाले ने अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाया था कि बचपन में ही उसे ऐसा काम करने के लिए भेज दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके बेटे की जान को खतरा भी हो सकता है। वह पुलिस वाला खुद भी एक बहादुर इंसान था, लेकिन आज उसकी लड़की की वजह से तो इतने सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिल गए थे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने जेल में काफ़ी वक्त गुजर, फिर मैं माफ़ी की अपील की और कहा कि मैं दोबारा ये काम कभी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी के कुछ साल तो बर्बाद हो गए, लेकिन जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं इस तरह के काम करने से तौबा कर ली। आज मेरा एक छोटा सा कारोबार है और मेरी बीवी भी है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही है। मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल कहता है कि शायद ईश्वर मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग किया था। उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी और मेरे यहाँ कभी भी अपनी औलाद पैदा नहीं होगी। मैं दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना किया करता था। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी औलाद का सुख जीते जी मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि हम चुपचाप पाप कर लेंगे और हमें सजा भी नहीं मिलेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सजा अगले जन्म में मिलेगी, नहीं तो वहीं जाकर देखा जाएगा, लेकिन यह नहीं समझने कि कुछ गुनाहों की सजा हमें इसी दुनिया में मिलती है और बहुत ही बुरी मिलती है। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। मैं अब एक बहुत अच्छा और एक ईमानदार इंसान बन गया हूँ और नफरत करने लगा हूँ उन लोगों से जो बेचारे छोटे मासूम बच्चों से भीख मंगवाते हैं। कभी रास्ते में चलते हुए मुझे कोई बच्चा दिख जाता है जो भीख मांग रहा होता है, मुझे उन पर बहुत तरस आता है। मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि उनको अपने घर रख सकूं, लेकिन मैं उनको बड़े प्यार से एक अनाथ आश्रम में छोड़ता
हूँ और वहाँ पर उनके लिए कभी कभार खाना या फिर छोटे मोटे तो फिर लेकर जाता हूँ मैं। अपने गुनाह के दिल से माफ़ी कर ली है बच्चे। तो ईश्वर की दिन होते हैं बच्चों की असल जिंदगी। तो उनका बचपन है जो कि वह जी भर के जी लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। बड़े होने के बाद तो वही बच्चे अपनी जिम्मेदारी संभालने लगते हैं। फिर कहाँ वह बच्चे रहते हैं, फिर तो वह बड़े हो जाते हैं और हम और आप जैसे बन जाते हैं। बच्चे फूलों की तरह नाजुक होते हैं। आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि इन फूलों को कभी मुरझाने मत देना दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।